तो हेलो एस्पिरेंट्स, ईडीएम सीरीज़ की थर्ड वीडियो लेकर आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि पिछली दो वीडियोस से आपको ईडीएम्स को याद रखने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट पर हूँ। यहाँ मैंने एसएससी स्टेनोग्राफ़र बैच 2017 के थ्रू ज्वाइन किया था। उसके बाद भी यह एग्ज़ाम मैंने 2018 तथा 2019 में क्वालिफ़ाई किया है और उनको क्वालिफ़ाई करने में मेन रोल मेरी इंग्लिश का ही था, क्योंकि इंग्लिश पर यदि आप लोगों की कमांड है तो एसएससी सीजीएल भी आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। और अभी 2023 में एसएससी के सारे एग्ज़ाम जैसे ये एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीपीओ और एसएससी स्टेनोग्राफ़र अक्टूबर तक सभी होने हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये रिवीजन की एक प्रैक्टिस सीरीज़ बना रहा हूँ, जहाँ मैं आपकी इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। अच्छा, पिछली जो दो वीडियो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और आपके जो भी सजेशन या जो भी आपका फीडबैक होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आप वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आज की जो पहली इडियम है ये टू टेक इनटू अकाउंट। इसमें आपको एक वर्ड मिल रहा होगा अकाउंट। अकाउंट से सबसे पहले हमारी लाइफ में एक ही वर्ड आता है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में क्या होता है? पैसा। पैसे के नाम पर हर कोई आज के टाइम में विचार कर ही रहा है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, तो विचार बनता भी है उस पर, उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको ये जो ईडियम है टू टेक इनटू अकाउंट, इसको बैंक अकाउंट से ही याद रखिए। टू कंसिडर, विचार करना। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी ब्लो ओवर। अब ब्लो ओवर में एक वर्ड आपको दिख रहा होगा ब्लो। ये ब्लो वर्ड वैसे तो इसके काफ़ी मीनिंग्स होते हैं, बट एक मीनिंग इसका ये भी होता है कि जैसे कोई किसी डंडे से या किसी भी चीज़ से किसी के ऊपर वार करते हैं, तो वो जो प्रहार वर्ड है ना, प्रहार करते हैं, वो वर्ड होता है ब्लो। अब ब्लो ओवर आप इसको ऐसे सोचिए कि जब उसने किसी व्यक्ति ने या किसी भी जानवर ने आपके ऊपर कुछ भी प्रहार किया तो वो आपके ऊपर से गुजर गया, है ना, तो आपको चोट पहुंची नहीं है। तो ब्लो ओवर का मतलब आपके ऊपर से गुजर गया और आपको चोट नहीं पहुंची, तो आप जो है शांत ही रहेंगे। यदि आपको चोट पहुंचती तो आप गुस्सा होते या जो भी होता, बट अभी आप वो ब्लो ओवर हो गया तो आप शांत है। तो ब्लो ओवर को आप शांत होने से ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रन इनटू। रन इनटू आप एक सिचुएशन समझिए। आप मान लीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हैं और वहाँ कोई व्यक्ति आपके पास भागते हुए आता है, तो एक सेंटेंस है इंग्लिश में, ही केम रनिंग इनटू द रूम। ही केम रनिंग इनटू द रूम, वह भागते हुए रूम में आया। तो देखिए, अब केम रनिंग इनटू द रूम, अब ये रनिंग इनटू द रूम, अब ये रन इनटू वही वर्ड है। तो यदि कोई रूम में भागते हुए आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या वह किसी मुसीबत में होगा, तभी तो भागते हुए रूम में आया है। तो रन इनटू मुसीबत का सामना करना, टू एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज, आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ब्लू आइड बॉयज़। इसमें जो वर्ड है ये मिल रहा है हमें ब्लू आइड, यानी कि ब्लू आइज़। अब ये तो आपको पता ही है, हनी सिंह का ये सॉन्ग है, तो जब ब्लू आइज़ ही सबका फेवरेट सॉन्ग था तो ब्लू आइड बॉयज़ भी सबका फेवरेट होगा, आप इसको इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रॉपिंग नेम्स। अब ये ड्रॉपिंग नेम्स क्या होता है कि कुछ लोग आपने देखे होंगे कहीं भी खड़े हो जाते हैं और दूसरों पर अपना रौब झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलते हैं कि हमारे फूफा बदमाश है, या बोलेंगे कि हमारे चचा विधायक हैं। तो वो ऐसे ही किसी ना किसी अपने रिलेटिव का नाम लेकर के दूसरों के ऊपर रौब झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो दूसरों का नाम लेना होता है ना, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? ड्रॉपिंग नेम्स। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है ए रेड लेटर डे। अब देखिए, रेड लेटर डे को मैं आपको ऐसे बताऊं कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में उसकी शादी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कि जो शादी का दिन होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो और शादी का जो कार्ड होता है मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि वो रेड कलर का ही होता है, उसी को शुभ माना जाता है। वैसे रेड कलर का ही होता है वो मोस्टली। तो महत्वपूर्ण दिन है शादी, और जो इम्पोर्टेंट डे है और वो शादी का ही कार्ड है, तो रेड लेटर एंड डे, तो इससे आप ये रिलेट कर सकते हैं, रेड लेटर डे एंड इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बोर्न टू पिक।
अब इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये बोन, इसमें जो वर्ड है बोन क्या होता है, ये होता है हड्डी। अब जैसे दो डॉगी हैं, दो कुत्ते बैठे हैं, उनके बीच में आप एक हड्डी रख दीजिए, तो दोनों एक दूसरे को घूरते रहेंगे बट उठाएगा कोई भी नहीं। जैसे ही कोई एक उसको उठाएगा दूसरा उस पर हमला कर देगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो बस आप इससे इसको रिलेट कर लीजिए कि बोन टू पिक, बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कारण। ठीक है। एट स्टोन्स थ्रो, इसमें एक वर्ड आपको मिल रहा होगा स्टोन, और एक ये है थ्रो। मान लीजिए आपके हाथ में एक स्टोन है, एक पत्थर है, आप उसको थ्रो करते हैं, फेंक कर मारते हैं, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितनी दूरी पर जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर चला जाएगा, इतना ही तो हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि वो जो डिस्टेंस उसने कवर की, तो वो तो बहुत ज़्यादा तो डिस्टेंस हुई नहीं, ऐसा तो है नहीं वो 2-4 किलोमीटर चला गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर, तो वो तो बहुत नज़दीक ही होगा ना। तो बस आप इसको ऐसे ही याद रखिए, एट स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत नज़दीक, बहुत छोटी डिस्टेंस। ठीक है। स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट, अब इसमें आपको ये वर्ड तो क्या है, ये तो हार्ट तो आपको पता ही है, और चिल का मतलब क्या होता है, ये होता है ठंडा। ठीक है। तो यानी कि आप किसी के दिल को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे रहे हैं, बहुत की, क्योंकि देखिए ब्लड सर्कुलेशन का मैटर क्या होता है कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता ही है उससे। तो अगर आप किसी के हार्ट को बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं, तभी तो उसका, जैसे बोल देते हैं कि बीपी लो हो जाता है ना। तो डर की वजह से तो उसको आप डरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ऐसे रिलेट कर लीजिए, स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट टू मेक समबडी एफ्रेड, किसी को डराना। ठीक है। एंड इन ए फियास्को, और फियास्को का जो सिनोनियम क्या है, वो है फेलियर, यानी कि असफलता। ठीक है। अब एंड इन ए फियास्को यानी कि फेलियर में ख़त्म हो जाना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए जैसे कि आजकल यूपीएससी वाले बच्चों की भरमार हो रखी है कि हर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं, अब उनके साथ 50-50 चांस होता है, यदि अगर वो यूपीएससी उनका क्लियर हो गया तो वो आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, तो फिर तो सभी कुछ उनके अकॉर्डिंग होगा। और किसी वजह से अगर उनके अटैम्प्ट ख़त्म हो गए और वो आईएएस या आईपीएस नहीं बन पाए, तो कुछ भी नहीं है, तो बस उनकी जो लाइफ है वो एंड इन ए फियास्को, फेलियर, विफलता के साथ उनके जो यूपीएससी का वो दौर है उसका अंत हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको उससे रिलेट कर सकते हैं, एंड इन ए फियास्को। ठीक है। ये आता है फिर 111 नंबर है हमारा, फॉल बैक। अब फॉल बैक में वर्ड आपको मिल रहा है फॉल और एक है बैक, तो यानी कि पीछे गिरना, फॉल बैक। ठीक है। अब पीछे गिरना का मतलब क्या है, हार मानना। इसको मैं आप एक और बता देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कुश्ती का जो हमारे यहाँ गेम होता है, उसमें क्या होता है कि जो अगर दो पहलवान लड़ते हैं और एक पहलवान दोनों में से पीछे की तरफ गिर जाता है और उसकी कमर को दूसरा पहलवान पूरी तरह से मिट्टी पर लगा देता है, यानी कि फर्श पर लगा देता है, फ्लोर पर, तो उस पहलवान को, जिसकी कमर पीछे लगा दी गई है बिल्कुल, उसको हारा हुआ मान लिया जाता है। ठीक है। तो बस आप इसको इससे रिलेट कीजिए कि फॉल बैक, अगर पीछे की तरफ वो पहलवान गिर गया और उसकी कमर पूरी तरह से फ्लोर पर लग गई, तो वो हारा हुआ मान लिया जाता है। तो फॉल बैक, हार मानना, टू टर्न और मूव बैक। ठीक है। टर्न अप वंस नोज एट, इसका क्या मतलब होता है, इसमें आपको वर्ड मिल गया नोज, यानी कि नाक। अब टर्न अप, इसको आप ऐसे याद कीजिए कि किसी को देखकर नाक चढ़ाना। ठीक है। तो किसी को देखकर हम नाक कब चढ़ाते हैं, जब हमें वो पसंद नहीं होता है। और आजकल पसंद किसको नहीं करते हैं लोग, जिसको नीचा दिखाना चाह रहे हो। तो ये क्या होगा, टर्न अप वंस नोज एट, टू रिजेक्ट, डिस्पाइज, नीचा दिखाना। ठीक है। इसके बाद आता है ये 113 नंबर है, टर्न वंस हेड। अब टर्न वंस हेड का मतलब क्या हो सकता है कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और उसको देखकर भी आपने मुंह अपना पीछे की तरफ अपना फेस कर लिया, यानी कि आप में इतना घमंड है कि आप उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। तो अब घमंड के कारण आपने अपना फेस जो है, अपना मुंह पीछे की तरफ घुमा लिया, और वो बिहेव आपको उसका पसंद, आपका वो बिहेव उसको पसंद नहीं आया। ठीक है। तो वो आपको क्या बोलेगा, यार बड़ा ही घमंड इंसान है ये, तो मुझको देख करके अपना फेस पीछे की तरफ घुमा करके खड़ा हो गया। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, टर्न वंस हेड, घमंड करना। ठीक है। उसके बाद आता है ये हाई एंड ड्राई। अब इसमें दो वर्ड हैं, एक है हाई यानी कि ऊंचा, और एक है ड्राई यानी कि सूखा। इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची है, तो आप किसी इंसान को पकड़कर उसके टॉप पर ले गए, ठीक है, और उससे बोला नीचे देख, तो वो जैसे ही नीचे देखेगा तो क्या है, एक तो उसका वैसी गला सूख जाएगा नीचे देख करके, वो तो डर जाएगा, और आप उसको उसी टॉप पर छोड़ करके वापस वहाँ से भाग कर आ गए। तो क्या आपने क्या किया,
हाई ऊंची बिल्डिंग पर ले गए और ड्राई उसका गला तक सूख गया वहाँ देख करके, और आप उसको फिर भी छोड़कर आ गए, तो आप उसको अकेला हेल्पलेस, जब उसे हेल्प की ज़रूरत थी भाई मुझे यहाँ से उतारो वापस ले चलो, आप उसको वहीं छोड़ करके भाग करके वापस आ गए, तो ये क्या होगा, हाई एंड ड्राई टू लीव समवन हेल्पलेस, किसी को जब मदद की ज़रूरत थी तो तब उसको अकेला छोड़ देना। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये टेक फॉर ग्रांटेड। इसमें आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर का क्या मतलब होता है कि वैसे तो वो चिकन है, बट अगर वो घर में है तो नहीं, वैसे तो वो मुर्गी है जो अंडा देती है, और अगर घर में है तो लोग उसको एक चिकन के बराबर ही समझते हैं। ठीक है, तो ये वही वर्ड है टेक फॉर ग्रांटेड, किसी को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना, उसकी कोई वैल्यू ना समझना। ठीक है, तो बस अब इससे याद कर सकते हैं। अब ये इसके बाद आता है हमारा मिन्स मैटर्स। मिन्स मैटर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे दो लोगों के बीच कोई विवाद है मान लीजिए, या कुछ भी है, और आप उन दोनों के बीच में मीडिएटर हैं, और दोनों लोग आपके सामने अपने अपने तथ्य, अपने अपने फैक्ट्स, अपने पॉइंट्स रख दें कि मेरा ये है और मेरा ये है, तो आप क्या करेंगे, उनके बीच के जो फैक्ट्स हैं उन पॉजिटिव फैक्ट्स को उठा करके ही उस मैटर को शांत कराना चाहेंगे। जो भी उनके बीच मैटर है तो उसको शांत कराना। तो ये मीन्स मैटर वही है कि तथ्यों को मिलाकर दोनों को शांत कर देना या भ्रमित कर देना, बस मामले को शांत करा देना। तो मीन्स मैटर्स तथ्यों को, फैक्ट को मिला करके मामले को शांत करा देना, दोनों को भ्रमित करके। ठीक है, उसके बाद आता है करिंग फेवर विद। ये तो आपको फेवर वाला तो आपको थोड़ा इससे समझ भी आ रहा होगा कि फेवर्स मांगने के लिए कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा चापलूसी स्टार्ट कर देते हैं। ट्राइंग टू हार्ड टू गेट प्लीज समबडी, किसी को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेट वंस फेस अगेंस्ट। अब देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी कि फेस अगेंस्ट का मतलब क्या होगा कि आप किसी के सामने जाकर के उसका विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सामने से, है ना, फेस अगेंस्ट। और तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा फिर, अपोज स्ट्रांगली, यानी कि किसी का कड़ा विरोध करना उसके सामने खड़े होकर के। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये स्टॉर्म इन ए टी कप। अब इसमें आप देखिए ये वर्ड मिल रहा है आपको टी कप, जो चाय का जो कप होता है, और ये स्टॉर्म वर्ड क्या होता है, ये होता है आंधी तूफान। ठीक है, अब चाय का छोटा सा कप है, उसमें भी आंधी तूफान आ जाए तो ये तो गलत है ना, छोटा सा कप और उसमें भी आंधी तूफान, यानी कि छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा हंगामा करना, बहुत ज़्यादा शोरगुल करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पुटिंग वंस फुट डाउन। ठीक है, तो अब इसमें एक वर्ड मिल रहा है फुट डाउन, यानी कि अपना पैर नीचे जमाना। अब मैं आपको एक फिर से एक स्टोरी बताता हूँ कि रामायण में लंका में जाकर जब अंगद ने अपना पैर जमाया था, आपने रामायण देखी होगी, तो उसमें जो बाली का पुत्र अंगद था उसने लंका में अपना पैर जमाया था युद्ध के टाइम में, और ये बोला था कि अगर लंका का कोई भी व्यक्ति मेरा पैर यहाँ से हिला दे तो मैं प्रभु श्री राम की हार स्वीकार कर लूँगा। ठीक है, बट लंका में कोई भी व्यक्ति उसका पैर हिला नहीं पाया था। ठीक है, तो आप इसको उसी स्टोरी से रिलेट कीजिए कि पुटिंग वंस फुट डाउन, उसने अपना पैर जमाया था, यानी कि टेक ए फर्म स्टैंड, उसने कड़ा रुख अपनाया था और एक स्टैंड लिया था अपने राजा की तरफ से, अपने प्रभु श्री राम की तरफ से, बट फिर भी कोई नहीं हिला पाया था। तो उस स्टोरी से आप इस इडियम को याद रखिए, पुटिंग वंस फुट डाउन, टेक ए फर्म स्टैंड। ठीक है, असर्टिंग वंस अथॉरिटी। उसके बाद द मैन इन द स्ट्रीट, ये जो ईडियम है इसमें आपको एक वर्ड मिल रहा होगा स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या होती है, सड़क। ठीक है, अब मैन इन द स्ट्रीट, अब स्ट्रीट पर कौन आदमी चलता है, जो कि आम आदमी होता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो गाड़ियों के काफिले में ही चलते हैं ना, जैसे कि अपने अतीक भाई थे अभी यूपी में, वो तो गाड़ियों के काफिले में ही चलते थे ना। तो जो मैन इन द स्ट्रीट, अब आप इसको केजरीवाल से भी समझ लीजिए कि आम आदमी है, सड़कों पर तो चलेगा ही। ठीक है, टू कैच अप विद, ये इसमें एक वर्ड मिल रहा होगा आपको कैच। अब इसको आप ऐसा समझिए कि ये क्रिकेट मैच से समझिए कि क्रिकेट में जो बॉल होती है उसको कैच करना ही होता है यदि कैच आपके सामने आता है। ठीक है, और आप यदि फील्डिंग आपकी अच्छी है, आप कैच अच्छा कर रहे हैं बॉल को, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी टीम, आपकी टीम जो है वो अच्छा सामने वाली टीम के साथ अच्छा कंपटीशन कर रही है। यदि आपने कैच छोड़ना स्टार्ट कर दिया तो आपकी टीम कंपटीशन से बाहर हो जाएगी, आप मैच हार जाएंगे। तो क्या होगा फिर, टू कैच अप विद, एक अच्छा कंपटीशन करना, टू कम्पीट विद, प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है, आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है ये फाइट टू द बिटर एंड।
ये बीटर का मतलब क्या होता है? बीटर का मतलब तो ये होता है कि बीटर का जो वैसे मीनिंग होता है कि ये होता है कड़वा। तो फाइट टू द बिटर एंड यानी कि टू फाइट ए लूजिंग बैटल की, यानी कि कोई जो हमारी लड़ाई थी हम उसको हार गए हैं, वो बिटर हमारे लिए तो बिटर होती जा रही क्योंकि हम हार रहे हैं, फिर भी उसको लड़ते रहना, है ना। तो इसका मीनिंग होता है हारी हुई बाजी लड़ना, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आती है 124 नंबर, यह है थ्रो डाउन ए ग्लव। अब ये फिर जो ग्लव वर्ड है ये फिर आप क्रिकेट से ही इसको रिलेट कीजिए कि क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है वो ग्लव्स पहन के खड़ा होता है, ठीक है। अब ग्लव्स पहन के खड़ा होता है तो जैसे कि टीम की परफॉर्मेंस, जैसे वो अभी मैंने कैच वाला जो एग्जांपल दिया था, बार बार फील्डर जो है सारे कैच छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि टीम का मोराल डाउन हो जाता है, जो उनका मोटिवेशन था वो डाउन होने लगता है और उनको ये लगने लगता है कि अब तो सारे कैच तो इन्होंने छोड़ दिए, अब तो हम हारने लगे हैं, ठीक है। तो उनका जो विकेट कीपर होता है वो भी अपने ग्लव्स उतार कर फेंकने लगता है कि बस छोड़ो यार, अब तो हम हार ही गए, अब तो जो भी है दूसरी टीम जीत ही जाएगी। तो बस आप इसको उससे रिलेट कीजिए कि थ्रो डाउन ए ग्लव, हार मानना, टू एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है। उसके बाद है टू क्लिप वंस विंग्स। अब इसमें आपको एक वर्ड मिल रहा होगा विंग्स। ये विंग्स क्या होता है कि ये पक्षियों के लिए यूज़ होता है कि विंग्स यानी ये पंख, ठीक है। अब मैं आपको इसमें फिर भी एक एग्जांपल इसमें भी देता हूँ कि जो लोग कबूतर पालते हैं ना, जो वाइट वाले कबूतर होते हैं, तो उसमें जैसे ही कोई किसी दूसरे पर्सन का जो किसी कहीं से भी कोई अलग जो कबूतर है वो उड़ता हुआ हमारे कबूतरों के पास आता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको बाहर के कबूतर को पकड़ करके उसके पंखों को ना बांध देते हैं, या तो बांध देते हैं या उनको काट देते हैं। क्यों काटते हैं? कि जिससे कि वो वापस फिर से उड़कर वापस ना भाग जाए। और जब तक 1-2 महीने तक उसके पंख वो वापस निकल कर आते हैं या 1-2 महीने बाद वो उनको खोल देते हैं, जिससे कि वो उन्हीं कबूतरों में 1 महीने तक रहेगा, तो फिर वो वापस उड़कर नहीं भागेगा वहाँ से, ठीक है। तो आप इसको उस एग्जाम्पल से याद रखिए कि टू क्लिप वंस विंग्स, उसके पंखों में क्लिप लगा देना, यानी कि उसकी पावर को कम कर देना जिससे वो उड़कर वापस से ना भाग सके, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इसमें देखिए एक वर्ड तो है कैट और एक है बैग। आप इसमें देखिए कि कोई बैग आपके पास है, उसमें कैट छिपी हुई है, ठीक है। अब वो बैग के अंदर है, बैग बंद है और कैट उसके अंदर है, तो वो कैट जो है बैग के अंदर फड़फड़ाएगी। अब जैसे वो अंदर उसके फड़फड़ा रही है तो सामने से कोई भी व्यक्ति देख रहा है तो उसे ये तो पता है कि बैग के अंदर कुछ है, बट ये नहीं पता कि बैग के अंदर है क्या। अब अचानक से जैसे इसकी लैंग्वेज है इडियम की, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आपने उस बिल्ली को बाहर निकाल दिया, उस कैट को, तो फिर तो सबको पता चल जाएगा, अरे यार इसमें तो बिल्ली थी, कैट थी ये तो बस यही इसका मीनिंग है, टू अटर ए सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, कि आपने गलती से या लापरवाही से उसको बाहर निकाल दिया, तो उसका जो सीक्रेट था वो तो बचा ही नहीं, राज तो उजागर कर दिया आपने। तो आप इसको इसी उससे याद रख सकते हैं, ठीक है। 127 टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। तो अब आप इसका ये समझिए कि जो लोहार है, जो लोहा बनाने का काम करते हैं, वो क्या होता है कि उस लोहार के पास वो लोहे को पिघलाता है पहले, ठीक है, और फिर उसको हथौड़े की मदद से पीट कर एक नई शेप देता है। जब कोई नए इक्विपमेंट वो लोहे के बनाता है, ठीक है, तो वो जहाँ भी उसकी जो भट्टी होती है, जो फर्नेस होती है जिसमें वो लोहा पिघलाता है, अब आप खुद ही सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोहा अगर उसने पिघलाने के लिए उसके अंदर रखा हुआ है अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, तो आप देखते ही समझ सकते हैं कि यार आज बहुत ज़्यादा लोहा इसने रखा हुआ, आज इसके पास, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा काम है, ये व्यक्ति आज पूरे दिन बिजी रहने वाला है, ठीक है। बस यहीं से इसको याद रख लीजिए आप। टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, आग में बहुत ज़्यादा लोहा रखा होने का मतलब बहुत सारे कार्यों में एक साथ व्यस्त होना, ठीक है। उसके बाद आती है फॉल थ्रो। फॉल थ्रो का मतलब फॉल, फिर से वर्ड आया फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना, बस इसका तो नॉर्मल ही है, ऐसा फल होना, जब गिरेगा तो ऐसा फल तो होना ही है, टू फेल। फिर उसके बाद आता है हमारा कट वन ऑफ विदाउट ए शीलिंग। अब देखिए कट वन ऑफ, कट वन ऑफ का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी कुछ भी कपड़ा है या कुछ भी है उसका एक हिस्सा काट कर अलग कर देना, ठीक है, विदाउट ए शीलिंग। अब ये जो शीलिंग वर्ड है ये काफ़ी अदर कंट्रीज़ की एक करेंसी है। इसको जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, और अमेरिका में जो है यूएसए में डॉलर चलता है, तो वैसे ही कुछ कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो है शीलिंग। अब इसमें दिखाया जा रहा है कि कट वन ऑफ, किसी कोई हिस्सा हो या किसी व्यक्ति को फैमिली से बेदखल कर देना,
निकाल देना विदाउट ए सीलिंग, बिना कुछ दिए। तो बस ये वही है कि जायदाद से बेदखल कर देना उसको बिना कुछ दिए, ठीक है। टू स्मेल ए रैट, इसमें ये वर्ड है स्मेल ए रैट, यानी कि चूहे की दुर्गंध आना। अब इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे आप मार्केट गए, आपको कुछ भी खरीदना है और आप उसको देख रहे हैं पहले, तो आपको उसमें ऐसा लगता है कि आपको स्मेल आती है कि हो सकता है कि शायद ये चूहे ने काटा हो या कुछ भी इसमें है, तो आपको वो आपने स्मेल किया उस चीज़ को। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब आपने स्मेल किया तो आपको लगा ना कि कुछ तो गलत है, तो आपने उसको वापस कर दिया, नहीं हमें तो ये खरीदना ही नहीं है, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है, टू स्मेल ए रैट, कुछ गलत है यह महसूस कर लेना उसी टाइम, ठीक है। उसके बाद टर्न ए डीफ ईयर, ये मेरी पिछली वीडियो में भी था, मैंने बताया था कि जैसे ही आपको कोई व्यक्ति किसी भी काम को या कुछ भी कहता है, कोई भी आज्ञा देता है, तो आपने डीफ ईयर यानी कि आप एक बहरे की तरह बिहेव करने लगते हो कि आपके कान तो बहरे हैं, आपको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो उसकी बात को आप इग्नोर कर देते हो, डिसओबे कर देते हो, यानी कि टर्न ए डीफ ईयर, अनसुना कर देना, ठीक है। हैव द लास्ट लाफ, अब लास्ट लाफ का मतलब क्या है, अंत में हंसना, लास्ट में हंसना, ठीक है। अब इसको आप ऐसे मान लीजिए कि जब दो लोगों के बीच बहस हो रही हो जब दो लोगों के बीच बहस हो रही हो और अंत में लास्ट में एक बंदा जो है वो बहुत ही तेज तेज हंसता है, तो तेज तेज कौन हंसेगा, जो बहस में जीत चुका होगा, क्योंकि जो बहस में हारेगा उसको तो गुस्सा आएगा, वो हंसेगा थोड़ी ना। तो बस आप इसको वही याद रखिए, हैव द लास्ट लाफ, अंत में कौन हंसेगा, जो बहस में जीत चुका होगा, अंततः विजयी होना, ठीक है, किसी आर्ग्यूमेंट में। उसके बाद ये देखो फिर से रिपीट हो गई, रेड लेटर डे, ये मैंने आपको बोल ही दिया था, गाला डे सिग्निफिकेंट डे, वही शादी वाला दिन है, और शादी का जो कार्ड होता है वो रेड लेटर टाइप होता है, तो रेड लेटर डे शादी वाला दिन या महत्वपूर्ण दिन, आप ऐसे ही याद रखिए इसको। टू ब्लेज ए ट्रेल, अब ब्लेज ए ट्रेल में दो वर्ड हैं, एक है ब्लेज और एक है ट्रेल। ट्रेल तो बोलते हैं हम, राह होती है जो खेतों में छोटी छोटी पगडंडियाँ होती है जो पुराने ज़माने में होती थी, ठीक है। और ब्लेज का मतलब होता है जैसे मोमबत्ती होती है ना, कैंडल, कैंडल के ऊपर जो आग की जो फ्लेम होती है उसको भी हम ब्लेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है कि मान लीजिए कहीं अंधेरा है और जंगल के रास्ते कोई छोटी पगडंडी है, कोई ट्रेल है, तो आप वहाँ क्या करेंगे, आप वहाँ कैंडल जलाएंगे पहले, ठीक है, मोमबत्ती जलाएंगे, और उसकी जो रोशनी है उसमें आप जाएंगे, जिससे रोशनी हो जाए, धीरे धीरे चलेंगे और बाकी लोगों को अपने पीछे आप ले जाएंगे। तो यही इसका मीनिंग है, टू लीड द वे एज ए पायनियर, नई राह दिखाना, ठीक है। उसके बाद जो इडियम आती है ये है टू बीट ए रिट्रीट। अब इसमें भी आप देख लीजिए, रिट्रीट का तो सीधे सीधे मतलब भी पीछे हटना होता है, ठीक है। तो बीट ए रिट्रीट का मतलब फिर क्या होगा, डर कर भागना, टू रन अवे इन फियर, क्योंकि पीछे हटेंगे तो डर की वजह से ही तो हटेंगे, कोई तो डर होगा। तो बीट ए रिट्रीट, डर कर भागना, ठीक है। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, देखिए स्टीयर जो वर्ड है वैसे तो और भी इसके मीनिंग होते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि स्टीयर का एक मीनिंग बुल भी होता है, जो कि बैल, जो सांड बोलते हैं ना जिसको, जो सड़क में होता है। तो आपने देखा होगा कि शहरों में या गांव में आजकल बहुत ही बुल टाइप घूमते हैं सड़क पर, तो आप उसके पास जाओगे तो वो आपको दिन में ही तारे दिखा देगा, आपके पीछे पड़ जाएगा, वो आपको मारने लगेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ऐसे बुल से दूर रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये टालने वाला, अवॉइड करना, वही है उस चीज़ से बचना, टू स्टीयर क्लियर ऑफ, सांड से बचना, क्लियर ही रहना, उससे दूर ही रहना, टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद जो इडियम आती है यू है टू गेट वंस ऑन बैक। अब वंस ऑन बैक में जो बैक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, पिछला या पुराना, कोई बैक टाइम का कुछ हो या पिछला हो, तो इसका मतलब होता है कि पिछला जो भी आप किसी भी तरह का हिसाब है, जो भी कुछ है, तो आप वो बदला लेना, टू गेट वंस ऑन बैक, अपना पिछला हिसाब चुकता करना, अपना पुराना बदला लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टू रन अक्रॉस, यानी कि टू मीट बाय चांस, रन अक्रॉस, टू मीट बाय चांस, इसका देख लीजिए आप, संयोग से मिल जाना, ये संयोग से मिल जाना, ठीक है। उसके बाद आता है ए डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, आपने हिंदी में एक इडियम पढ़ी होगी, छिपा रुस्तम, बस ये वही है कि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटर जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब डार्क हॉर्स क्या होता है, आप इसको डार्क हॉर्स को काले घोड़े से रिलेट कर सकते हैं, कि ऐसा कोई घोड़ा जो डार्क में था, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी आपको कि ये कंपटीशन जीत सकता है क्या, रेस जीत जाएगा क्या। तो बस ये वही है, अप्रत्याशित विजेता, छुपा रुस्तम, जिसका किसी को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है।
उसके बाद आता है पुट अप विद, ये तो आपने ग्रामर में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। तो इसका मीनिंग सीधे सीधे होता है टॉलरेट करना या सहन करना, ठीक है। उसके बाद आता है गॉड द सैक। ये जो वर्ड इसमें आया हुआ है सैक, सैक का मतलब क्या होता है, थैला। इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप किसी कहीं पर भी कोई एम्प्लॉय हैं आप, और आप वहाँ पर कोई गलती कर देते हैं, तो आपका बॉस आपसे बोलता है कि गॉट द सैक, अपना थैला उठाओ और निकलो यहाँ से, ठीक है। अपना थैला उठाओ और निकलो। तो इसका मतलब क्या है कि उसने आपको डिसमिस कर दिया है या वहाँ से बर्खास्त कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा फिर, गॉट द सैक, वहाँ से बर्खास्त होना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हरक्यूलिन टास्क। अब इसको आप ऐसे देखिए, ये जो वर्ड है हरक्यूलिन टास्क, मैंने क्या बोला इसको, हरक्यूलिन। आप इसको क्या बोलेंगे, कोई इसको बोलेगा हरक्यूलियन, कोई इसको बोलेगा हरकुलियन, कोई इसको बोलेगा हरकुलीन। तो ये तो बोलने में बड़ा थोड़ा टफ लग रहा है ना, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है। तो आप इसको इसी से याद रख लीजिए बस कि ये बहुत ही कठिन कार्य है, वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, ठीक है, टू बी प्रोनाउंसिएटेड। यही बोल सकते हैं कि ये प्रोनाउंस करने में ही जब इतना टफ लग रहा है तो ये तो टफ टास्क होगा ही, ठीक है। इसके बाद फिर आता है ये बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये भी पिछली वीडियो में था, मैंने पढ़ाया था कि ये लीप्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है छलांग, और बाउंड्स वाला जो है ये बाउंड्री के जैसा ही वर्ड है। इसका मतलब भी सीमा, बॉर्डर वही होता है कि कोई छलांग लगाते हुए अगर बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है तो वो बहुत ही तेज़ी से करेगा, जिससे कि सीमा पर गड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसको देख ना ले, पहचान ना ले, ठीक है। तो वो क्या होगा, रैपिडली, बहुत तेज़ी से, बाय लीप एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से, वेरी क्विकली और रैपिडली, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हेल्टर स्केल्टर। अब देखिए दोनों वर्ड एक जैसे हैं, हेल्टर स्केल्टर। अब अगर आप इनके अल्फ़ाबेट को थोड़ा चेंज कर दे तो हेल्टर को स्केल्टर बना सकते हैं और स्केल्टर को हेल्टर बना सकते हैं, है ना। तो दोनों के अल्फ़ाबेट को आप इधर उधर अस्त व्यस्त डिसऑर्डरली मैनर में कर सकते हैं, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, इनको अस्त व्यस्त दोनों वर्ड को आपस में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा गो टू द विंड्स। अब गो टू द विंड्स का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई तू तो इतना पतला है यार, कुछ खाया पिया तो कर, वरना किसी दिन हवा तेज़ी से आ गई ना तो उसमें भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो बस आप ऐसे ही समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा वो वीक है, मतलब हेल्थ में, तो वो हवा से ही उड़ गया। तो गो टू द विंड्स, हवा के साथ साथ उड़ गया और थोड़ी दूर जाकर के हवा में वो ही गायब हो गया कि पता नहीं वो कहाँ जाकर गिरा है। तो बस आप ऐसा याद रखिए, गो टू द विंड्स, डिसअपियर हो जाना या लुप्त हो जाना, ठीक है। उसके बाद आता है मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ। अब मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपने बेटे को पैसे दिए हैं और बोल दिया कि जाओ ऐश करो, बाहर घूमो। तो वो क्या करेगा कि कुछ तो उन पैसों की कुछ बत्तख ले आया। अब ये जो डक्स है इसका मतलब होता है डक्स का बत्तख, और ड्रेक्स का मतलब होता है कि जो नर बत्तख होता है, मेल बत्तख जो होता है, मेल डक्स जो होते हैं। तो अब वो कुछ बत्तख ले आया, कुछ नर बत्तख ले आया, तो उनकी कोई ज़रूरत तो थी नहीं ना घर में, तो वो फिर भी ले आया। तो उसने क्या किया, स्क्वेंडर, वो फालतू के पैसे बर्बाद ही कर रहा है, अब यही कर रहा है वो। तो मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ का मतलब हो गया स्क्वेंडर, पैसे ज़्यादा खराब करना, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ऑन द लेवल, फिर आता है ऑन द लेवल का मीनिंग क्या होगा कि इसमें जो वर्ड है लेवल, यानी कि अपने एक ही लेवल में रहना, जहाँ आप चल रहे हैं। अगर आप उस लेवल में नहीं रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा अचानक से ऊपर उठना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए आपको कहीं ना कहीं करप्शन करना पड़ेगा। अगर लेवल से ऊपर उठना चाहते हैं अचानक से ही, तो आप अपने ही लेवल में रहिए, यानी कि ईमानदार बनकर रहिए और अपने लेवल में ही रहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डन फॉर। अब डन फॉर को आप ऐसे याद कीजिए कि डन क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड, हम उसी के लिए यूज़ करते हैं ना जो काम कर दिया गया होता है, जो काम हो चुका है उसी के लिए यूज़ होता है डन फॉर। तो ये आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि बस इसका मीनिंग है यार रुइंड, उजड़ा हुआ, कि डन फॉर जो बर्बाद हो चुका हो, रुइंड हो चुका हो। ये ग्रामर में भी वर्ड आएगा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, ये भी पिछली वीडियो में था, मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है चेस्ट और एक होता है ब्रेस्ट। दोनों का हिंदी में मीनिंग तो सीना होता है कि ये चेस्ट वर्ड जो है ये मेल्स के लिए यूज़ होता है और ब्रेस्ट वर्ड जो है वो फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट यानी कि सीने के अंदर क्या होता है, दिल होता है हमारा, और अपने दिल को साफ रखना। और दिल को साफ कब रख पाएंगे,
जब हम अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, अपना अपराध स्वीकार कर लेना, ठीक है। उसके बाद 150 हमारा जो लास्ट ईडियम है वो है टू एंड इन स्मोक। अब टू एंड इन स्मोक, ये स्मोक वर्ड क्या है, ये है धुआं। अब धुएं में देखिए कहीं बहुत ज़्यादा सड़क पर धुआं हो रखा है और आप वहाँ चले गए, तो आपको ये नहीं पता कि धुएं के उस साइड क्या हो सकता है कोई व्हीकल है जो रोड पर सामने से भी आ रहा है, तो अचानक से आपका एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए आप धुएं में ना जाएं तो ही बेटर है। तो फिर भी अगर आप धुएं में जा रहे हैं तो वो आपका एक नो आउटकम होगा, कोई असफल प्रयास, आपका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो टू एंड इन स्मोक, अगर आप धुएं में जा कर के कोई काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक असफल प्रयास होगा, आप बहुत ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये लाइन आपके लिए है कि कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। यह आप अपने एग्ज़ाम से ही रिलेट करके सोच सकते हैं कि जैसे एसएससी, सीजीएल या सीपीओ के जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो कितना ही कठोर क्यों ना हो, बट अगर आपने एक बार जिद कर ली ना, उसकी आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, तो आप उसको बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये लाइन मैंने आप ही के लिए मोटिवेशन के लिए लिखी हुई थी। तो ठीक है गाइज़, ये आज मैं इतना ही बस करा रहा हूँ। बाकी आज की तीसरी वीडियो में ये 150 ईडियम्स पूरी हो चुकी हैं। इस वीडियो को आप देखिए और आपको जो भी कमी लगेगी आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे आज गला मेरा थोड़ा ख़राब है, क्योंकि आपको शायद लगेगा अभी कि थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी लास्ट टाइम में, ठीक है। तो इसके आगे की जो नेक्स्ट जो ईडियम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में लेकर के आऊँगा, और हर पार्ट में मैं 50-50 ईडियम्स ऐसे ही करा रहा हूँ, जिससे आने वाले टाइम में मैं 1000 ईडियम्स आपकी ऐसे ही जो एसएससी के प्रीवियस ईयर हैं वो सब ऐसे ही कंप्लीट करा दूंगा, स्टोरी के साथ रिलेट करके। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी ईडियम्स होती हैं इनका मीनिंग हर बार एग्ज़ाम में डिफरेंट ही, लैंग्वेज डिफरेंट मिलेगी, मीनिंग्स लगभग वही होगा। तो आपको मीनिंग का बस एक थोड़ा बेसिक आइडिया भी अगर होगा ना, तो आप ऑप्शन से उसको करेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही, जब हम अपने कोचिंग के टाइम में एसएससी की तैयारी कर रहे थे, हम लोग भी इसको ऐसे ही याद करते थे कि बस एक बेसिक आइडिया अगर मीनिंग का हमें पता है तो फिर हम उसको ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो इतने बकवास होते हैं कि वो तो होंगे ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। बचे हुए 2 ऑप्शन जो होते हैं उसमें अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।